आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। अभी तक हम लोग किसके नज़रिए से सब कुछ पढ़ रहे थे? कंज्यूमर के नज़र से कौन सा चैप्टर पढ़े हम लोग? डिमांड। और सप्लायर के नज़र से सप्लाई। अब हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, पहले हम लोग बुक में क्या दिया हुआ हम लोग का? पहले थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। तो हम लोग भी पहले लिखते हैं, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन को पढ़ने का शुरुआत करते हैं। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। कोई सीएमए वाला किताब लाया अपना? नहीं आया अनुराग ना? ये बताओ, इसको पहले ऊपर लेके चलो। देखो, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रोडक्शन में मेन किन बातों का ध्यान रखना है? पहला, प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। बस घूम फिर के पूरा चैप्टर ये तीन मेन टॉपिक से डील करता है। एग्जाम में सवाल ये तीन मेन टॉपिक पर आता है और ये चैप्टर बड़ा आसान है। डिमांड सप्लाई क्या था ना, उससे बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन निकलता था कि इलास्टिसिटी ऐसे होगा तो क्या होगा, ऐसे होगा तो क्या होगा। इसमें कुछ नहीं है, सीधा सीधा सवाल है, बड़ा आसान है। ओके, तो सबसे पहले लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1, प्रोडक्शन। Is there anybody who can define what production is? Easy है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। और कुछ? और कुछ? एग्जैक्टली। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, दैट इज अ प्रोसेस। लिखो, पेन का कलर बदल लेना, ठीक है। ऊपर जितना भी कॉन्सेप्ट नंबर है वो ब्लैक में होता है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 प्रोडक्शन, और अंदर का मटेरियल ब्लू में। इट रिफर्स टू एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी it refers to an organized activity of transforming RM बोले तो रॉ मटेरियल इनटू FG बोले तो फिनिश्ड गुड्स। क्लियर दिख रहा है कि पेन का निब और वो कर दे। ओके, what is production? Production is an organized activity of transforming raw material into finished goods. It can also be said, it can also be referred as the process of converting inputs into outputs. It can also be referred as the process of converting inputs into outputs. तीसरा, it adds utility to inputs.
और चौथा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर referred to factors responsible for production. Example: land, labor, capital and entrepreneur. ओके अभी ये बताओ कि प्रोडक्शन, अच्छा हम अक्सर कौन सा एग्जांपल लेते हैं प्रोडक्ट, कोई भी चैप्टर में सबसे ज़्यादा बार किसका एग्जांपल लिया, मोमोज का। तो हम लोग प्रोडक्शन भी किसका करेंगे, मोमोज का। किसी को मोमोज बनाने आता है? आता है। क्या क्या लगता है उसमें? मैदा, सब्जी, गैस स्टोव, अच्छा एक लेबर भी लगता होगा जो उसको बनाता होगा, सैंड्स वगैरह लगता होगा। तो ये सब रॉ मटेरियल है। क्या सिर्फ मैदा तुम लोग का किसी काम का है? तो हम लोग, अगर तुम लोग थ्योरी कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ के आता तो तुम लोग को यूटिलिटी का सब कुछ पता होता, फिर भी बेसिस हम बताए हैं। व्हाट इज यूटिलिटी? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कैन मैदा सेटिस्फाई योर वांट इन द रॉ फॉर्म? नो, it need to go through some processing in order to satisfy your want, right? कुछ प्रोसेसिंग करना होगा मैदा के ऊपर, तब जाके तुम्हारा जो वांट है, तुम्हारा जो इच्छा है, तुम्हारा जो मन है वो शांत होगा। क्या आटा बिना प्रोसेस किया रोटी बन जाता है? तो हर रॉ मटेरियल को प्रोसेस होकर आउटपुट बनना पड़ता है। और वो जो प्रोसेस, क्या अगर हम बेसिकली बोले हैं तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि रॉ मटेरियल प्रोसेस होकर आउटपुट बनाते हैं, राइट? तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन। क्लियर है? तो देखा जाए तो हम लोग इसका अलग अलग डेफिनेशन दे सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स इज प्रोडक्शन, पहला डेफिनेशन। दूसरा, कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट, दूसरा डेफिनेशन। तीसरा, इनपुट में यूटिलिटी ऐड करता है, राइट? तो तीन अलग अलग डेफिनेशन निकल गया एक ही बात को बोल के। अच्छा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? भैया आप याद करा दिए, चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड मतलब जमीन, लेबर मतलब मजदूर, कैपिटल मतलब पैसा, एंटरप्रेन्योर मतलब जो मालिक है। एक चीज को ध्यान में रखो, ये जो भी हम चारों का डेफिनेशन बताए ना, ये तुम लोग के लिए 11-12 में सही था। अब ये डेफिनेशन वास्ट हो गया है, कैसे हम लोग आगे देखेंगे। फॉर द टाइम बीइंग, लेबर मतलब मजदूर, यानी कि अगर हम लोग मोमोज का एक बड़ा सा शॉप खोले तो उसमें स्टाफ होगा जो हर बार जो रेस्टोरेंट में हम लोग का खा के जाएगा तो वो साफ करेगा टेबल को। वहां पे सेल्समैन होगा, तो क्या ये लोग लेबर में आएगा? आप बोले मजदूर, मजदूर तो वो होता है जो ईटा धोता है, फिर जो मेहनत करता है। बेसिकली जो किचन में मोमोज बना रहा है, अकॉर्डिंग टू यू मजदूर तो वो होना चाहिए जिसको वेजेस मिलता है डेली के हिसाब से। मजदूर तो उसको बोलते हैं ना। तुम लोग के पापा अगर सर्विस करते तो वो मजदूर है? नहीं। तो हिंदी में मजदूर इज अ वेरी स्मॉल वर्ड। इंग्लिश में लेबर जब बोला, स्टाफ, एम्प्लॉइज, वो सेल्समैन जो बैठा हुआ है, जो पैसा काट के दे रहा है, जो रिकॉर्डिंग कर रहा है, जो बिल बना रहा है, जो खाना सर्व कर रहा है, सबका सब लेबर में आता है। दो आदमी का जिक्र होगा जब मनुष्य का बात करें। एक बिजनेस में दो टाइप का मनुष्य होता है, एक तो लेबर जो काम करता है, एक एंटरप्रेन्योर जो आइडियाज देता है और काम कराता है। ठीक है, ओके। लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, फंक्शंस जो हम लोग पहले पढ़े, डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, उसमें क्या करता था? दो अलग
एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या बताता था, रिश्ता बताता था। तो प्रोडक्शन फंक्शन भी यहाँ रिश्ता बताता है, ये तो समझ में आ गया भैया फंक्शन शब्द देखकर। रिश्ता रिलेशन किसके बीच में बताता होगा, दो चीज का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, रॉ मटेरियल एंड फाइनल गुड्स। और प्रिसाइज होके बोले तो इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या रिश्ता है, लिखो इट रेफर्स या फिर इट एक सेकंड स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। दैट इज देखो हम दैट इज कैसे लिखे समझ रहे हैं ना, इसको दैट इज बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। आई डॉट ई मतलब दैट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड with a given quantity of input under a given state of technology। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस विथ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ इनपुट अंडर अ गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अपना वाला एग्जांपल में आते हैं और क्लियर हो जाएगा। मोमोज बना रहे हैं तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मोमोज दैट कैन बी क्रिएटेड विथ, एक लिस्ट होगा अपने पास, 5 किलो मैदा, 2 किलो ये सब्जी, 2 किलो ये सब्जी, 2 किलो ये सब्जी, 1 सिलेंडर, 4 एम्प्लॉय, लिस्ट होगा ना बनाने का। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मोमोज दैट दीज थिंग्स दीज इनपुट कैन क्रिएट अंडर अ गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। व्हाट डू वी मीन बाय गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी? अभी हम लोग गैस स्टोव पर एक 3 साँचा वाला मोमोज का बर्तन यूज करते हैं। मोमोज का बर्तन तो देखा होगा ना, साँचा होता है जो गोल गोल, वो एल्यूमिनियम का 3 करते हैं। अगर हम लोग उसका एक मशीन बैठा दे तो उसका मशीन आता होगा बड़ा बड़ा जगह पे, तो जहाँ पे 500-500 पीस एक साथ मिलता होगा, तो हम लोग का प्रोडक्शन अंडर दैट स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी अलग होगा और अंडर प्रेजेंट जो अभी हम लोग का 3 खन वाला एल्यूमिनियम का वो क्या बोलते हैं मशीन है उसमें अलग होगा, राइट है कि नहीं। तो क्लियरली इकोनॉमिक्स बोला कि देखो भाई, हो सकता है तुम भी एक ही चीज बना रहे, हम भी मोमोज बना रहे, तुम भी मोमोज बना रहे, बट हम वो 3 खन वाला बर्तन यूज कर रहे हैं और तुम एक मशीन यूज कर रहे हैं। तो गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी अलग हो गया। भले ही मेरे पास सेम इनपुट है, भले ही मेरे पास नंबर ऑफ आउटपुट सेम है, बदलेगा क्या, टाइम बदल जाएगा ना। हम मेरे को जो मोमोज बनाने में टाइम लगता है वो 2 घंटा लगता है, तुम्हारा 1 घंटा में बन जाएगा उतना पीस, यानी कि 2 घंटा में तुम उससे डबल सामान बना सकता है कि नहीं। तो ये स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी शब्द है, ये पूरा गेम पलट दिया ना। और बताते तुम लोग को, ठीक है। मानो कोई टीचर है जो तुम लोग को बोर्ड पे पढ़ाता है और एक हम है जो तुम लोग को पेन टैब से पढ़ाते, कंप्यूटर की मदद से पढ़ाते हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी अलग हुआ ना, इनपुट तो सेम है, वो किताब जो तुम लोग को पढ़ना है, आउटपुट भी सेम है, तुम लोग एग्जाम निकालेगा, बट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी बदलने के कारण गेम बदला ना, तुम लोग का सेटिस्फैक्शन लेवल चेंज हो रहा है ना। तो दिस इज व्हाट प्रोडक्शन फंक्शन इज, कि सिर्फ इनपुट और आउटपुट के बीच में रिश्ता तो बताता ही है, लेकिन ये रिश्ता इस क्या, maximum amount of output that can be created with a limited amount of input under a given state of technology। इजी रहेगा, याद रहेगा अब, ठीक है। तो हम ये पूरा बात ये समझाने के लिए बोले कि हाँ इनपुट आउटपुट के बीच में रिश्ता बताता है, लेकिन ये बताता है कि ज्यादा से ज्यादा कितना आउटपुट बनेगा। इनपुट और टेक्नोलॉजी क्या है, फिक्स्ड है। व्हाट इज फिक्स्ड इन दिस, इनपुट एंड टेक्नोलॉजी, एंड व्हाट इज आवर एंड रिजल्ट। चलो वेरी गुड, सब समझ गया। नेक्स्ट, अच्छा इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में एक चीज बड़ा कॉमन है। अच्छा एक सेकंड रुकना, ओके। अभी इकोनॉमिक्स में कौन सा चीज है जो हम लोग को बार बार देते रहता है,
याद करो, डिमांड में भी हम लोग पढ़े लॉ ऑफ डिमांड, तो क्या बोला, मान लो बाकी सब सेम, सेटेरिस पैरिबस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, क्या बोला, मान लेने बोला। सप्लाई में भी बोला ना, मान लो बाकी सब सेम है। तो इकोनॉमिक्स का ये आदत है, कुछ समझाने के लिए तुमको बोलता है मान लो। तो जब हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन सीख रहे हैं तो यहाँ पे भी सेम बात बोल रहा है कि भैया कुछ क्या है, मान लो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरी गुड, अजम्पशंस। तो कुछ मान्यता रखो, मान लो, जब तुम ऐसा मानेगा तभी तुम्हारा प्रोडक्शन फंक्शन काम करेगा। पहला, इट इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम। दूसरा, बेसिकली बोलेगा तो पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा, टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द पीरियड इज कांस्टेंट। तीसरा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज डिविजिबल, मतलब दैट इज फिक्स्ड और वेरिएबल। सब समझाएंगे, अभी कॉपी करो खाली। और चौथा, entrepreneurs are utilizing the best of technology available। सबका कॉपी हो गया ना कॉपी। अभी याद करो, डिमांड और सप्लाई में हम लोग को अजम्पशन पढ़ने का जरूरत कब पड़ा था, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई जब पढ़ रहे थे तब। तो वैसे ही अभी भी हम लोग कुछ लॉ वगैरह पढ़ेंगे आगे, तो ये सारे जो चारों अजम्पशन है इसका काम तब पड़ेगा। पहला अजम्पशन क्या है कि जो भी आंसर निकलेगा इट विल बी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे बोलते हैं तुम्हारा 7:05 पे प्रोडक्शन कितना था, क्या बोलेंगे तुम्हारा आज का प्रोडक्शन कितना, तुम आज कितना मोमोज बेचा, ऐसे सवाल पूछा जाता है ना। ऐसे पूछा जाता है 8 बजे कितना मोमोज बिका। एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, पीरियड ऑफ टाइम। तो पहला अजम्पशन तो क्लियर है, सही है, वो तो क्लियर है। दूसरा, ये मान लो कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। क्या ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी हमेशा कांस्टेंट हो, टेक्नोलॉजी इज एवर इवॉल्विंग, वो तो बदलते रहता है, बढ़ते रहता है। बट ये मानो कि अगर तुम 1 साल का प्रोडक्शन निकाल रहा है तो तुमको टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रखना है, तभी तुम आगे जो लॉ लगाने वाला है उसका रिजल्ट दिखेगा। अगर मानो तुम लॉ लगाया और तुम बोला अरे तुम लोग जो लॉ बताया इकोनॉमिक्स वाला लोग और मेरा जो एप्लीकेशन है दोनों में अंतर है, लॉ बोला ऐसा होगा, मेरा हो नहीं रहा है, क्यों? हो सकता है तुम्हारा टेक्नोलॉजी कांस्टेंट ना हो, तुम बढ़ाया है घटाया हुआ हो। तीसरा, ये मान लो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिविजिबल है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, ध्यान से सुनो। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिविजिबल का मतलब एक कुछ फिक्स्ड है, कुछ वेरिएबल है। कैसे फिक्स्ड वेरिएबल है? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े हम, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। कॉमन सेंस लगाओ, तुमको हम 1 महीना का टाइम दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं तुमको प्रोडक्शन करने का है, ठीक है, लेकिन कौन सा ऐसा फैक्टर्स है चारों में जो फिक्स्ड होगा? लैंड और कैपिटल और लेबर और एंटरप्रेन्योर। तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोग तो चारों बोल रहे हैं, हम एक कॉन्सेप्ट दे कॉमन सेंस वाला। तुम लोग बोला लैंड फिक्स्ड होगा, 1 महीने का टाइम है, अगर तुम्हारा कैपिटल और बढ़ गया तुम और जमीन नहीं खरीद लेगा,
तो चाहे तो लैंड भी वेरिएबल हो सकता है ना, और कैपिटल भी वेरिएबल हो सकता है। भैया लेबर फिक्स्ड होगा तो लेबर वेरिएबल भी तो हो सकता है। फिक्स मतलब हम और लेबर नहीं ला सकते महीना में, पॉसिबल है? तुम चाहे तो तुम और कैपिटल लगा के लेबर बढ़ा सकता है ना, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर वो जनरली फिक्स्ड होता है, बट जरूरत पड़ने पे एंटरप्रेन्योर मदद भी लेता है ना बाकी एक्सपर्ट्स का, पार्टनरशिप कर लेता है कि भाई तुम्हारे पास फाइनेंस का ज्ञान है, मेरे पास टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, आओ मिलके हम लोग एक फर्म खड़ा करें, राइट। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर चारों फिक्स्ड भी हो सकता है, वेरिएबल भी। अगर यही हम बोलते हैं कल तुम बताओ कल तक में तुम क्या नया ला सकता है, तो हो सकता है कुछ कैपिटल ज्यादा आ जाए, बट इतना कम टाइम में नया लैंड आ पाएगा, नया लेबर आ पाएगा? तो कोई कॉन्सेप्ट फिक्स्ड है या कांस्टेंट है, किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है। एक महीना बाद सब सब हम ला देंगे भैया, सब वेरिएबल मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और वही एक दिन बाद भैया कुछ फैक्टर्स वेरिएबल है, कुछ फिक्स्ड है। क्लियर हुआ? ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भैया हम रट लेंगे ये दो फिक्स्ड है ये दो वेरिएबल है। चारों फिक्स्ड भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। इस चीज को दिमाग में पहले डाल दो, ठीक है। रटना नहीं है, कॉमन सेंस लगाना है कि अच्छा मेरे पास लंबा टाइम है, मतलब हम ये चीज नया ला सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर क्वेश्चन क्लियरली बोल दिया मार्केट में कैपिटल का कमी नहीं है, तुम्हारा बिजनेस आइडिया को सब कैपिटल देने के लिए रेडी है, लेकिन उस बिजनेस आइडिया पे बंदा जो है वो काम करने के लिए रेडी नहीं है। बताओ क्या फिक्स्ड है क्या कैपिटल है, क्या फिक्स्ड है क्या वेरिएबल है? कैपिटल अंधाधुंध है तो कैपिटल क्या हुआ? वेरिएबल। लेकिन बंदा लोग नहीं है काम करने के लिए, तो क्या फिक्स्ड हो गया? लेबर। तो समझ आया? क्वेश्चन का फ्रेमिंग पे हम लोग को सीख ये सब समझने का ट्रिक जानना हो, कॉमन सेंस है, उतना कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बस सबसे जरूरी था ये तुम लोग के दिमाग में एक गैप बनाना है, फिक्स्ड क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। नेक्स्ट, और ये मान लो कि तुम जो काम कर रहा है, तुम लोग जो मोमोज का शॉप खोला, तुम लोग जो एंटरप्रेन्योर है, वो लोग बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल यूज कर रहा है, अपना बेस्ट दे रहा है, ये मान्यता रखना पड़ेगा। क्लियर है? ओके। ठीक है, ओके, यहां तक कहानी खत्म। अब बढ़ते हैं आगे। लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 3, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। पहला, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो दूसरा अभी लिखना नहीं है, लेकिन क्या होगा? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। कॉमन सेंस वाला बात है। व्हाट इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन? लिखो, इट इज दैट टाइम पीरियड, it is that time period which is too short for the firm to install a new capital equipment to increase production that is सिंपल वर्ड में बोलें, वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर at least one factor of input remains fixed.
Second point, it is studied under law of variable proportion. It is studied under the law of variable proportion. Okay. देखो एक बात को समझो, अभी पेन रख दो, अभी एकदम एकदम चिल होके मेरा बात को सुनते जाओ, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन दो अलग अलग टाइम के हिसाब से बन सकता है, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, ठीक है। शॉर्ट रन या लॉन्ग रन कैसे होता है? कुछ लोग बोलना चाहेगा कि भैया अगर 12 महीने से कम है तो शॉर्ट रन और 12 महीने से या फिर उससे ज्यादा है तो लॉन्ग रन। गलत। तुम सोचो ना, हर बिजनेस के लिए शॉर्ट रन लॉन्ग रन अलग होगा। अगर हम लोग बात करें, अच्छा ये प्रोडक्शन का बात हो रहा है, अकाउंटिंग में यही वाला डिफिनेशन है। करेंट एसेट और फिक्स्ड एसेट का क्या डेफिनेशन है? बिलो 12 मंथ करेंट एसेट, नहीं तो नॉन करेंट एसेट। बट फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन के लिए शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन डिपेंड करता है टाइप ऑफ बिजनेस के ऊपर। सोचो, हम लोग का मोमोज का काम है, हम लोग के लिए शॉर्ट रन एक हफ्ता हुआ, लेकिन वहीं एक महीना मिल जाएगा तो लॉन्ग रन है, तुरंत जुगाड़ हो जाएगा किसी भी चीज का। बट क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज जो मोबाइल का टावर बनाता है उसके लिए शॉर्ट रन एक हफ्ता होगा? उसके लिए तो 5 साल शॉर्ट रन होगा ना। उसको नहीं भी तो अगर एक कुछ नया एस्टैब्लिश करना है तो 500 अलग अलग चीज से गुजरना होगा। एक नया टावर लगाने के लिए उसको परमिशन लेना होगा, उसको देखना होगा कि इतना दायरा में कोई घर तो नहीं है, क्योंकि क्या होता है टावर से कैंसर रेडिएशन होता है, तो उसको ये चीज चेक करना होगा। अगर घर है तो वो लोग का जाके अप्रूवल लेना होगा कि हम आप विद इन द सेट लिमिट बना रहे हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, आप लोग साइन कीजिए। तो ये सब एक हफ्ता में तो होगा नहीं। तो हर बिजनेस का अलग अलग लॉन्ग रन शॉर्ट रन, ये चीज तो हम लोग को दिमाग में आ गया कि हम लोग ऐसे को फास्ट एंड रूल रट नहीं सकते, ठीक है। ओके, a period will be short run if the amount of at least one of the input remains unchanged during the year. इसका मतलब हम लोग शॉर्ट रन उसको बोलेंगे। व्हाट इज लॉन्ग रन? लॉन्ग रन क्लियर करो, शॉर्ट रन भी क्लियर हो जाएगा। लॉन्ग रन का मतलब एक ऐसा पीरियड जो मेरा मन चाहे हम बदल सकते हैं। क्या क्या चीज है बदलने के लिए हाथ में? या तो लैंड, या तो लेबर, या तो कैपिटल, या तो एंटरप्रेन्योर। लॉन्ग रन में जो चाहे वो बदल सकते हैं, शॉर्ट रन में नहीं भी तो एक ना एक चीज छूट जाएगा। कोई बोला, एग्जाम में क्वेश्चन आया, अ फर्म कैन चेंज ऑल इट्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन जस्ट 2 months वेदर इट इज शॉर्ट रन और इट इज लॉन्ग रन। बच्चा लोग क्या किया, देखा इन जस्ट 2 month, उसको लगा ये तो शॉर्ट रन होगा क्योंकि जस्ट वर्ड यूज किया, लेकिन क्या बोला, सब चेंज हो जाएगा। तो जब सब चेंज हो जाएगा तो शॉर्ट रन में सब चेंज थोड़ी होगा। शॉर्ट रन में क्या बोलता है, नहीं भी तो एक ना एक चीज फिक्स रह जाएगा, छूट जाएगा, क्योंकि वक्त का कमी है। शॉर्ट रन। क्या मेरा बात एकदम दिल में घुसा? समझ में आया? इजी था, कोई टफ नहीं था। देखो, अ पीरियड विल बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट रन इफ at least one of the input remains unchanged. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। मानो शॉर्ट रन क्या, एंटरप्रेन्योर्स रिमेन अनचेंज, तो ये शॉर्ट रन है। ऐसा भी तो हो सकता है एक से ज्यादा अनचेंज रहे, खाली एक वेरिएबल रहे, कोई दिक्कत? मतलब ना हम लैंड बदल सकते हैं, ना हम लेबर बदल सकते हैं, ना हम एंटरप्रेन्योर बदल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा किसी से उधार लेके कैपिटल बदल सकते हैं। तो एक वेरिएबल है, 3 फिक्स्ड है, क्या ये शॉर्ट रन है? शॉर्ट रन में क्या बोला, क्या वर्ड यूज किया है, देखो, एटलीस्ट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कम से कम, ठीक है। एटलीस्ट यानी कि कम से कम एक जो है फैक्टर ऑफ इनपुट फिक्स्ड है, तो ज्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ओके।
यहां पे क्या बोला कि अक्सर देखा जाता है शॉर्ट पीरियड में एक फर्म नया कैपिटल इक्विपमेंट नहीं खरीद सकता है प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। व्हाट इज कैपिटल इक्विपमेंट? भैया हम लोग कैपिटल का मतलब क्या सीखे हैं? व्हाट इज कैपिटल? पूंजी। व्हाट इज पूंजी? इन्वेस्ट। अरे किस फॉर्म में होता है? सिर्फ कैश। एक जर्नल एंट्री बताओ, तुम लोग अपना बिजनेस में अपना घर का लैपटॉप लेकर आ गया, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ब्रॉट फॉर इन अकाउंट, है कि नहीं? तो ये भी तो हम लोग का बोल सकते हैं कि कैपिटल पैसा भी हो सकता है, इन काइंड भी हो सकता है। कैपिटल इक्विपमेंट क्या होता है? बड़ा बड़ा मशीन्स जो हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग कैपिटल इक्विपमेंट बोलते हैं। कोई आज तक डोमिनोज या केएफसी के अंदर जाके देखा है कैसे बनता है? बहुत बड़ा बड़ा मशीन रखा रहता है, उसमें डाल डाल के लोग एक बार में 100 मतलब कोलकाता रेलवे स्टेशन में तो इतना बड़ा कि एक बार में तुम 50 पिज्जा बना सकते हो, समझ रहा है? तो क्या वो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा? लेबर तो डोमिनोज अपना उंगली पे रखता है, उस डोमिनोज का लेबर लोग तो चाहता है ना भाई, अगर तुमको कोई नौकरी दे रहा है, तुमको नौकरी की जरूरत है, इंडिया में कमी नहीं है, लेबर तो उंगली पे रखता है। कैपिटल को डोमिनोज को कमी होगा? तुमसे ही तो तुमको ही बोलेगा डोमिनोज कि ये भाई तुमको हम अपना शेयर दे रहे हैं, तुम हमको कैपिटल दो, तुम मना करेगा? डोमिनोज बड़ा कंपनी है, तो कैपिटल का भी उसको कमी नहीं है, उसको कैपिटल इक्विपमेंट का कमी है। उसको एक ऐसा मशीन चाहिए जो 12 महीना मतलब 12-15 दिन के अंदर से कम में आ ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? तो दैट 15 days will be shortened for him with concept of capital equipment. And what is capital equipment? Any machine that he is using. कैपिटल इक्विपमेंट सुन के ये मत सोच रहे कि पूंजी कैश में लगा दिया, ना ना ना, कभी कभी बड़ा बड़ा मशीन भी वो लोग यूज करता है, तो जिसको बोलते हैं कैपिटल इक्विपमेंट। तुम लोग कैपिटल से रिलेटेड ये शब्द सुना है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक? इसके साथ कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? क्या अंतर हुआ दोनों में? लेबर इंटेंसिव में क्या है? ज्यादा लेबर है, और कैपिटल इंटेंसिव में क्या है? ज्यादा कैपिटल है, मोर कैपिटल नहीं है। कैपिटल इंडस्ट्री में ऑटोमेशन हो गया। आज के टाइम पे हम तुम लोगों को बताते हैं, ऐसा ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है ना, जो इंसान का जरूरत को जीरो कर देगा। इंसान का जरूरत को जीरो मतलब सब ऑटोमेटिकली होगा। आज ड्राइवर को नौकरी मिल रहा है, टेस्ला के ड्राइवर को नौकरी नहीं खा गया। टेस्ला लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव में मार्केट को शिफ्ट नहीं कर दिया ड्राइविंग का, समझ रहे हैं? तुम लोग ये मत सोचो कैपिटल इंटेंसिव मतलब ज्यादा कैपिटल होगा, ज्यादा पूंजी होगा, ना। कैपिटल इंटेंसिव मतलब इंसान का काम नहीं होगा, मशीन का काम होगा। क्लियर है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल शब्द हम क्या बोले, तुम लोग के दिमाग में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बना, लैंड मतलब जमीन, कैपिटल मतलब पैसा। इकोनॉमिक्स में उसको हम लोग वाइड कर दिया। आज कैपिटल का हम लोग मतलब क्या सीखे कि भैया कैपिटल सिर्फ पैसा पूंजी नहीं होता है, कोई भी टाइप का मशीन घर से लेकर आ रहे हैं फिर हम यूज करें उसको भी कैपिटल बोला जाता है। ओके कूल। तो ये तो लिख लिए, यहीं पे लिख दो, इट कैन ऑल्सो बी अ स्टेज वेयर it can also be a stage where only one input remains variable। मतलब एक इनपुट वेरिएबल है, बाकी सारा फिक्स हो गया। अगर खिड़की खोल दे तो बाबू, पीछे भी खिड़की खोल दे तो आई सुमस लग रहा है। इजी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 4। कब? इसमें क्या था? टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन था ना। हाँ, कॉन्सेप्ट नंबर 4 में लिखना है, लिखा है तो काट दो, ठीक है? नंबर 2 लिख लो, लिखा है तो काट दो। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन।
So it is that time period it is that time period where all factors are variable and can be used for increasing production. It is studied under the law of returns to scale. तो शॉर्ट रन में सीखें कि चाहे कुछ भी कर लीजिए भैया, आप दुनिया का कितना भी ताकत लगा लीजिए, एक ना एक ऐसा फैक्टर होगा जो फिक्स रह जाएगा, आप बढ़ा घटा नहीं पाएंगे। लॉन्ग रन में क्या, सबका सब घट सकता है, सबका सब बढ़ सकता है। शॉर्ट रन का जो लॉ है उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, और लॉन्ग रन में जो लॉ है उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, आगे इसके बारे में और चर्चा होगा, टेंशन नहीं। अब लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉब डगलस प्रोडक्शन। कॉब डगलस प्रोडक्शन ब्रैकेट में लिख दो, ओनली फॉर सीए। सीए का बच्चा लोग को कॉब डगलस पढ़ना है बस। देखो ये ना दो भाई था, कॉब एंड डगलस, तो ये लोग मिलकर एक प्रोडक्शन फंक्शन दिया। लिखो दे स्टडीड the output of all American manufacturing industry with reference to the role of labor and capital in production। लिखो दूसरा पॉइंट, द फंक्शन इज फॉर इंडस्ट्रीज and not firm। The function is for industries and not firm। The conclusion was that labor contributes 3/4 and capital contributes 1/4 of increase in production। अभी तुम लोग कभी अगर पुराना मूवीज देखा होगा तो पुराना मूवीज का फेवरेट टॉपिक होता था
कि एक बड़ा सा फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बहुत सारा लेबर काम कर रहा है, उस यूनियन का एक हेड है और वो हीरो है ना। तो अक्सर लेबर के आमने सामने एक इशू हम लोग खड़ा होते हुए देखते थे कि लेबर को वेजेस कम मिल रहा है, लेबर को सैलरी कम मिल रहा है, लेबर स्ट्राइक पे जा रहा है। होता क्या था, एक बड़ा सवाल उठा जब ऑटोमेशन मशीन वगैरह मार्केट में आने लगा कि क्या लेबर सही में यूजफुल है, क्या लेबर का प्रोडक्शन में सही में जरूरत है। तो कॉब और डगलस इसी सवाल का जवाब लेने के लिए रिसर्च पे निकला, मतलब अलग अलग फैक्ट्री गया, वहां देखा जाकर कि लेबर ज्यादा जरूरी है कि हम पैसा फेंक कर काम करवा सकते हैं। और पता चला कि प्रोडक्शन और लेबर में 3:1 का रेशियो है। मतलब अगर कैपिटल जो है उसका 3 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना लेबर है, क्योंकि बहुत बार लेबर क्या होता है, पैसा नहीं मिलने पे भी काम करता है ना कि सर ठीक है प्रोडक्शन ऑन रखो हम काम कर रहे हैं। क्या कैपिटल ऐसा कभी कॉम्प्रोमाइज करेगा? नहीं करेगा। तो हम लोग क्या सीखे कॉब एंड डगलस का कहानी से कि भैया लेबर और कैपिटल में कितना का रिश्ता है, 3:1। एक ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना है। दूसरा, कॉब एंड डगलस कौन है दोस्त, कहाँ का था, अमेरिका का। कहाँ का इंडस्ट्री देखा था, अमेरिका का, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात, वो इंडस्ट्रीज पे फोकस किया, क्या वो फर्म्स पे फोकस किया? क्या यही बात हर जगह न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में ये बात लगेगा? न्यूज़पेपर का जो फर्म्स होता है उसके लिए क्या जरूरी है, प्रिंटिंग प्रेस। अकाउंटेंसी फर्म्स के लिए क्या जरूरी है, टैली का सॉफ्टवेयर। इनफैक्ट लेबर भी जरूरी है। तो बेसिकली हम लोग क्या सीखे, 3:1 का रेशियो। एमसीक्यू में यही सवाल आएगा, 3:1। क्लियर है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 5, वही तो 1 बोल रहा है। शॉर्ट रन पढ़ने जा रहे हैं। शॉर्ट रन का लॉ कौन सा था, लॉ ऑफ वीपी, यानी कि वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। पहले इसके ऊपर कुछ ज्ञान लिख लेते हैं, फिर हम इसको अच्छा से एक एग्जांपल देके समझा देंगे। ओके, लिखो, द लॉ स्टेट्स that as we increase the quantity of one input, which is combined with other fixed inputs, the physical productivity ब्रैकेट में लिख दो MP with variable input must eventually decline. That is, an increase in some inputs relative to other fixed inputs under a given state of technology
causes the output to increase but after a point the extra output resulting from same addition of extra input will become less and less. Will become less and less, जिसमें अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है पूरा समझाएंगे, लोड मत लो। कुछ वर्ड्स है जो हम लिखवा दे रहे हैं। जब हम बोलेंगे टीपी, इसका मतलब होगा टोटल प्रोडक्टिविटी। जब हम बोलेंगे एपी, इसका मतलब होगा एवरेज प्रोडक्ट, और इसका फॉर्मूला होता है टीपी बाई एन। एन मतलब नंबर ऑफ टाइम, सब सिखाएंगे। और अगर बोलेंगे एमपी, इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट, जिसका मतलब होता है एडिशनल यूनिट, यानी कि टीपी ऑफ एन माइनस टीपी ऑफ एन माइनस वन। अभी खाली कॉपी करो, पूरा कहानी बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल बोलेंगे, उससे याद हो जाएगा। कॉपी हो गया? अभी जो हम लोग एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं उसको फील करेगा तो तुम लोग को अपने समझ में आएगा ये लॉ क्या। नेक्स्ट पेज, न्यू पेज निकालना एकदम फ्रेश, 4 कॉलम बनाना। नंबर ऑफ लेबर्स, टोटल प्रोडक्ट का कॉलम, एवरेज प्रोडक्ट का कॉलम, मार्जिनल प्रोडक्ट का कॉलम। तुम लोग ऐसा इमेजिन करो कि तुम लोग केटरिंग का धंधा में, केटरिंग पता है ना सबको क्या होता है, शादी पार्टी में खाना ऑर्डर लेता है तुम लोग, तो तुम लोग उस धंधा में तुम लोग के लिए क्या क्या काम होगा। लैंड जो दे वो हम लोग का, हम लोग को तो सामान रखने के लिए लैंड चाहिए होता है, कढ़ाई वगैरह अपना रखते हैं जहाँ पे वो गोदाम रहे, तो लैंड का रिक्वायरमेंट बढ़ाने का जरूरत पड़ता नहीं है अक्सर। लेबर जो हमारे जो लोग काम करते खाना बनाने वाले, कैपिटल जो पूंजी लगाते हैं और जो कढ़ाई वगैरह होता है, और एंटरप्रेन्योर यानी कि हम लोग जो सब कुछ मैनेज करेंगे। मान लो तुम लोग कहीं का एक ऑर्डर लिया, आज शाम में 7 बजे वहां पे पार्टी है और तुम लोग को खाना बनाना, और ऑल ऑफ अ सडन तुम लोग को बोला गया कि भाई गेस्ट ज्यादा आएंगे, तो अब इतना शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट टाइम में ये तो पक्का है क्या सब चीज वेरिएबल है। ज्यादा जमीन तो छोड़ दो, ज्यादा कैपिटल आ सकता है, नहीं आ सकता, ज्यादा लेबर आ सकता है, मान लो हम लोग लेबर ला सकते, मान लो एक चीज वेरिएबल क्या है हम लोग के लिए, लेबर है, बाकी सब क्या है, फिक्स्ड है। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है शॉर्ट रन में, कि एटलीस्ट वन इज फिक्स्ड, तो एटलीस्ट वन क्या, हम लोग का तो 3 फिक्स्ड है, तो हम लोग वो वाला रिक्वायरमेंट तो पूरा किया। अभी जब तुम्हारे पास एक लेबर था तो वो 100 पूड़ी तल देता था, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट यानी कि ये
एक लेबर कितना पूड़ी तला 100 बाई n, 100 बाई 100 आया। और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या था, टीपी ऑफ n माइनस टीपी ऑफ n माइनस 1। इसका मतलब टीपी ऑफ n यानी कि 1 में टीपी क्या है 100 और टीपी ऑफ n माइनस 1 यानी कि 0। 1 माइनस 1 0 होता है ना, क्या बोला, कॉपी मत करना, ठीक है। n क्या है 1, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, यानी कि ये तो इनवैलिड है यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट। भैया मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, एक और यूनिट, अगर तुमने लास्ट क्लास पढ़ा था तुमको बताना नहीं पड़ता, जो वीडियो था, फिर भी बता रहे, मार्जिनल जब भी ये शब्द आए कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब है एडिशनल यूनिट का क्या इफेक्ट आ रहा है, एक और यूनिट का क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। जब बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, एक और आम खाने के बाद तुमको कितना सेटिस्फैक्शन मिला। जब बात करेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट, एक और लेबर लाने के कारण कितना ज्यादा पूड़ी बना, ये हिंदी में इसका मतलब होता है। अभी जब एक आदमी था वो 100 पूड़ी बनाता था, जब 2 आदमी हुआ क्या होना चाहिए, पूड़ी का नंबर बढ़ना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, एट एन इंक्रीजिंग रेट या फिर एट ए डिमिनिशिंग रेट। मतलब 100 से बढ़ेगा, 100 से बढ़ के कितना होगा, 3 ऑप्शन है, तुम लोग सोच के बताओ। ऑप्शन ए 100 से बढ़ के 200 होगा, ऑप्शन बी 100 से बढ़ के 210 होगा, ऑप्शन सी 100 से बढ़ के 190 होगा। अगर 100 से बढ़ के 190 होगा तो इंक्रीज 90 का हुआ, ये इंक्रीज तो हुआ बट क्या पहले जितना इंक्रीज था उतना हुआ नहीं। मतलब ये जो दूसरा आदमी ये कामचोर है, मेरा अकेला आदमी 100 पीस बना रहा है, तुम 90 पीस ही बनाएगा, ये तो गलत बात है, तुम कामचोर है। तो हम लोग बोलते हैं इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। अगर 100 से दूसरा आदमी भी 100 बनाए तो हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज कर रहा है, वही रेट पे, कांस्टेंट रेट पे। क्या बोलेंगे, ये आदमी 100 पूड़ी बनाता है, तुम भी तो 100 ही पूड़ी बनाता है। बट रियलिटी क्या है, जब 2 आदमी मिलकर पूड़ी बनाएगा ना, एक्स्ट्रा पूड़ी बनेगा, क्योंकि 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं ना, तो एक्स्ट्रा पूड़ी बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 2 आदमी मिलके 210 पूड़ी बनाया। एवरेज का मतलब क्या होता है, पर आदमी कितना, व्हाट डू वी मीन बाय एवरेज, पर आदमी कितना। तो 210 का एवरेज क्या होगा 105 है ना। तो एक आदमी मोटा मोटी 105 पूड़ी बनाया। और अब मार्जिनल मतलब एक और आदमी के आने के कारण कितना और पूड़ी बना। देखो यहां पे ध्यान से, एक और आदमी के आने के कारण कितना और पूड़ी बना। फॉर्मूला क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट का टीपी ऑफ एन बाई टीपी ऑफ एन माइनस 1। टीपी एट 2 कितना था 210, टीपी एट 2 माइनस 1 यानी कि 1 पे कितना था 100, तो 210 माइनस 100 कितना हुआ 110, यानी कि एक और आदमी आने पे 110 पूड़ी और बना। सिंपल है कि नहीं। हम दे देंगे, कॉपी करने का टाइम देंगे, पहले तुम लोग मेरे साथ रहो इस एग्जाम्पल में। अगर ये एग्जाम्पल तुम लोग क्लास में क्लियर किया, जिंदगी में कभी भी लॉ ऑफ वेरिएबल रिटर्न में प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग ये प्रॉपर रियल लाइफ एग्जाम्पल के बेसिस पे सीख रहे हैं। तो हमको समझ में आया, शाम में और मेहमान आने वाले हैं, हम बोले अगर एक आदमी 100 बनाता है तो 2 आदमी ऑब्वियसली 100 से 10 बनाएगा। एक देखो याद करो, एक खाली वेरिएबल है, नंबर ऑफ कढ़ाई फिक्स्ड है, नंबर ऑफ चूल्हा, नंबर ऑफ कुचिया, नंबर ऑफ सामान, रॉ मटेरियल, मैदा, सब फिक्स्ड है, खाली बदल क्या रहा है नंबर ऑफ लेबर। तो केटरिंग का काम है, हम कढ़ाई वगैरह तो फिक्स लेके जाते हैं, लेकिन हम कभी भी जो रॉ मटेरियल होता है ना खाने का सामान, वो कम नहीं रखते, नहीं तो क्या होता है नाक कट जाता है शादी में, ठीक है। तो हम वो ज्यादा लेकर गए थे, हम पूरी बना सकते हैं, बहुत बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस लेबर हमको देखना है। तो एक बनाया 100 पीस, 2 बनाया 210 पीस। तुमसे पूछेगा एट 2 लेबर व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्ट, यानी कि पर आदमी कितना बना रहा है, मोटा मोटी 105 बना रहा है। और अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट एट 2 लेबर, यानी कि दूसरा लेबर आने पर कितना और पूरी बना, तो 110 पूरी और बना। एक और आदमी आया, एक और आदमी, अब 3 लेबर काम करेगा तो कितना हो जाएगा 300, मानो 330 ले लेते फॉर एग्जांपल। ऑब्वियसली ना इंक्रीज कर रहा है एन इंक्रीजिंग रेट, ज्यादा लोग मिलकर बना रहे हैं, तो पर आदमी कितना बना, एक और आदमी के आने के कारण कितना हुआ, ठीक है, क्लियर है। अब लेकिन थोड़ा फील करने का कोशिश करो, एक कढ़ाई है, एक कुचिया है,
3 आदमी मिलके बना रहे हैं, क्या हो रहा है? दिक्कत लग रहा है ना, क्योंकि सामान तो उतना ही है ना। तो क्या हुआ, जब चौथा आदमी आया मदद करने के लिए, हाथ तो बढ़ा ये लोग का, इंक्रीज होगा नंबर ऑफ पूड़ी बनना। बट अभी तक क्या था, 110 का इंक्रीज, 120 का इंक्रीज। क्या ये इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट ही होते रहेगा? अब इंक्रीज होगा लेकिन एट अ डिमिनिशिंग रेट, यानी कि 330 से बढ़ेगा लेकिन 430 होगा। एक और आदमी के आने के कारण कितना हो गया? 100 का फायदा। देखा जाए तो ये एक स्टेज है जब इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट मिल रहा था। अब नया स्टेज शुरू हुआ जब इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। देखो, पहले एक आदमी था तो मार्जिनल छोड़ दो, दूसरा आदमी में वो दूसरा आदमी आके 110 पूड़ी और बनाया, तीसरा आदमी आके 120 पूड़ी और बनाया, लेकिन जैसे ही चौथा आदमी आया 100 ही पूड़ी और बना। क्या यहां पे हम लोग को रुकना चाहिए? और पूड़ी तो बन रहा है, नाक कटेगा क्या? वो तो बच जाएगा ना। तो मेरा एवरेज प्रोडक्ट कितना हो गया? 430/4, 107.5। फिफ्थ में आते एक और आदमी लाए, अब क्या होगा? इंक्रीज, मानो 520। अभी इंक्रीज एट कौन सा रेट हो रहा है? देखो तो 520 - 430 कितना होता है? 90 होता है। देखो गिर रहा है ना, 110 से 120 हुआ पहला स्टेज में, लेकिन जैसे ही दूसरा स्टेज में आए अब घटने लगेगा। पर हेड कितना हुआ? 104। एक और आदमी आया, ठीक है, क्या हो गया? मानो 520 से 600 हो गया मानो। पर आदमी कितना? 100 पूड़ी बना। और कितना का इंक्रीज हुआ? 80। ये है कौन सा स्टेज? स्टेज 2। ये है स्टेज 1, ये है स्टेज 2। और अब बात करते हैं स्टेज 3 का। स्टेज 3 क्या हो रहा है? सोचो जरा, इमेजिन करो, एक कोना है। तुम लोग कभी कोई होटल या धर्मशाला गया होगा तो उस धर्मशाला का एक कोना है जहाँ खाना बनता है। एक कढ़ाई है, 6 आदमी मिलके बना रहे हैं। एक टाइम तक तो ठीक लगेगा, लेकिन एक टाइम के बाद मानो हम 7वां आदमी ले आए, क्या होगा? कंफ्यूजन क्रिएट होगा, मार धाड़ होगा। वो लोग बोलेगा ना, हम पूड़ी छानेंगे, हम पूड़ी छानेंगे। कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, मार धाड़ हो रहा है, तो नंबर ऑफ पूड़ी जो बन रहा है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? कितना पे हो जाएगा? समझ में आया गेम? तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है? 580 - 600। और एक आदमी कितना बना रहा है? 580/7, 580, 18 पॉइंट। सब अलग अलग जवाब बोल रहे हैं। 82.85। देखो, कहानी समझ में आया? ये कौन सा स्टेज हुआ? बात को समझना बहुत जरूरी है। कि भैया, जो इंग्लिश में कहावत है, कोई जानता है कहावत क्या है? टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड। ये कहावत हम लोग का प्रोडक्शन फंक्शन के लिए तो बना था कि अगर बहुत लोग मिलकर किसी एक काम को करेंगे तो वो काम खराब होता जाएगा। यहाँ पे हम लोग अच्छे से सीखे कि एक टाइम तक इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट मिल रहा था। अगर ध्यान से देखें तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हुआ, एवरेज प्रोडक्ट भी इंक्रीज हुआ, टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हुआ एट एन इंक्रीजिंग रेट। फिर आया स्टेज 2, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो हो रहा है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एवरेज प्रोडक्ट क्या हो रहा है? डिक्रीज होना शुरू हो गया स्टेज 2 में। और थर्ड स्टेज में क्या हुआ? थर्ड स्टेज में टोटल प्रोडक्ट भी डिक्रीज, एवरेज प्रोडक्ट भी डिक्रीज, इनफैक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट तो नेगेटिव चला गया। ये जो ग्राफ होता है, ये जो हम लोग इतना कुछ सीखते हैं, ऐसे ही तो बनता है। अभी इसका ग्राफ भी बना के दिखाएंगे तुम लोग को। इसको कॉपी करो, फिर ग्राफ बनाते हैं। जरा ये बताओ, यहाँ पे कितना स्टेज है टोटल? 3 स्टेज। तो एक ग्राफ बनाएंगे पहले हम, तुम लोग मेरे को ग्राफ बनाने में मदद करेगा और फिर तुम लोग कॉपी में फटाक से कॉपी मार देगा।
हम जब बोलते हैं कि पहले हम बनाएंगे, इसका मतलब होता है पहले हम बनाएंगे। प्लीज तुम लोग तेज बन के अपना हीरोगिरी मत दिखाना, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम तुम लोग का अटेंशन यहां पे चाहते हैं। नीचे क्या होगा? दो चीज का बात हो रहा है। नीचे क्या होगा? नंबर ऑफ लेबर। ऊपर क्या होगा? आउटपुट, नंबर ऑफ पूडी। ठीक है, बताओ स्टेज 1 है, स्टेज 1 में ग्राफ कैसा हो रहा होगा? पहला सवाल, क्या ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा? यस। जब 0 लेबर रहेगा तो 0 पूडी बनेगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। क्या होगा? पहले बात कर, तीन कर्व बनेगा ना, 3 कर्व बनेगा। एक टोटल प्रोडक्ट का बना सकते हैं, एक एवरेज प्रोडक्ट का बना सकते हैं, एक मार्जिनल प्रोडक्ट। तो पहले बताओ टोटल प्रोडक्ट का स्टेज 1 में क्या होगा? अपवर्ड होगा। अच्छा, कैसे होगा अपवर्ड? कॉन्केव होगा कि कॉन्वेक्स होगा? कॉन्केव मतलब अंदर से ऊपर चढ़ेगा या फिर ऐसे बाहर से ऊपर चढ़ेगा? ऑप्शन ए ऐसे, ऑप्शन बी ऐसे। ऑप्शन ए, क्यों? इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रिटर्न है, इसीलिए स्टेज 1 में। तो तुम लोग का कहना है मोटा मोटी ऐसे होगा, ठीक है? फिर क्या होगा? थोड़ा स्टेज में ऐसे होगा, इंक्रीज करेगा बट एट अ डिमिनिशिंग रिटर्न। और फिर क्या होगा? एक पॉइंट पे फॉल कर जाएगा। देखे तो 3 स्टेज मिल गया। ये स्टेज 1, ये इतना बड़ा स्टेज 2, और यहां पे जहां पे फॉल कर रहा है स्टेज 3, है कि नहीं? 1 2 3, राइट। अब बताओ एवरेज प्रोडक्ट में क्या होगा? स्टेज 1 में क्या हो रहा है? एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। एट व्हाट रेट? इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, स्टेज 1 में इंक्रीज हो रहा है, तो स्टेज 1 में ऐसे सही है। फिर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है एट अ जो भी डिक्रीजिंग रेट। और थर्ड स्टेज में क्या ये कभी नेगेटिव हुआ? तो क्या ये कभी ओरिजिन को पार करेगा? नहीं। तो टोटल प्रोडक्ट ये हुआ, एवरेज प्रोडक्ट ये हुआ। जरा सोच के बताओ मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या हो? स्टेज 1 में इंक्रीज कर रहा है। बट मेरा एक सवाल है, मेरा क्या सवाल है? हाँ, वो ओरिजिन से आ गया, मानो 0 पे तो 0 रहेगा, ठीक है। हम ये पूछना चाहते हैं कि एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट पहला स्टेज में क्या है? एवरेज प्रोडक्ट के ऊपर है या नीचे है? ज्यादा है कि कम है? सिंपल वर्ड में देखो ना, स्टेज 1 में 105, मार्जिनल 110, एवरेज प्रोडक्ट 110, मार्जिनल 120, तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमेशा ऊपर रह रहा है। स्टेज 1 में मार्जिनल प्रोडक्ट हमेशा ऊपर रह रहा है, ठीक है। स्टेज 2 में क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। क्या ये मार्जिनल प्रोडक्ट से ऊपर है? अब नीचे होने लगा। तो एक पॉइंट आया ना, जिसके बाद वो ऐसे हो गया। ये जो पॉइंट है ना, जहां से गिरना शुरू करता है और एवरेज प्रोडक्ट के नीचे भाग जाता है, इसको क्या बोलते हैं पता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन मतलब मुड़ जाता है इस पॉइंट से। व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज इन मार्जिनल प्रोडक्ट वेयर इट स्टार्ट्स फॉलिंग एंड गो बिलो द एवरेज प्रोडक्ट। इजी है। और थर्ड स्टेज में क्या हुआ? नेगेटिव हो गया भैया। समझ में आया पूरा कहानी? इजी था। तो हमसे पूछा गया एग्जाम में एक बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ऑप्शन ए, टोटल प्रोडक्ट कट्स एवरेज प्रोडक्ट फ्रॉम बिलो। अच्छा, इसमें ऐसा क्वेश्चन टफ लगेगा तुमको। ऑप्शन बी, मार्जिनल प्रोडक्ट कट्स एवरेज प्रोडक्ट फ्रॉम बिलो। ऑप्शन सी, एवरेज प्रोडक्ट कट्स मार्जिनल प्रोडक्ट फ्रॉम बिलो। क्या सही है यहां पर? ऑप्शन सी, एवरेज प्रोडक्ट बिलो से कट कर रहा है ना। देखो एवरेज प्रोडक्ट नीचे में है ना। या फिर उल्टा बोलता कि मार्जिनल प्रोडक्ट कट्स एवरेज प्रोडक्ट फ्रॉम अबव। ये ग्राफ दिमाग में बैठ जाना चाहिए। और ये ग्राफ कब दिमाग में बैठेगा? क्लास में एक बार पढ़ा
घर जाके एक बार पढ़ा और एक बार इसी हफ्ता में रिवाइज किया, तो नहीं भी तो 2-3 महीना तक तुमको अच्छा से याद रहेगा, फिर 2-3 महीना बाद एक बार फिर से उठा के पढ़ लिया। देखो एक मिसकॉन्सेप्शन दिमाग से निकालो, बच्चा लोग हमसे अक्सर पूछता है भैया पढ़ाई तो किए थे लेकिन भूल गए। तुम अगर इंसान है तो तुम भूलेगा, वो वाजिब बात है, लेकिन अंतर क्या आता है, पहली बार जब तुम पढ़ा तुमको वो चीज पढ़ने में 2 घंटा लगा, दूसरी बार जब सेम चीज को लेके बैठेगा 1 घंटा में होगा, तीसरी बार आधा घंटा में होगा, और चौथी बार से 5-5, 10-10 मिनट में देख के याद होते चलेगा। तो इट इज, अगर अच्छे से पढ़ाई करना है तो अपना नंबर ऑफ रिविजन को प्लान कर लो कि हर संडे हम ये रिवाइज करेंगे, ये रिवाइज करेंगे। अगर तेरा रिवीजन अच्छे से प्लान्ड है ना तो तुमको कोई नहीं रोक सकता पास में, और कोई तुम कभी ये लाइन नहीं बोलेगा कि भैया हम भूल जाते, भूलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम रिवाइज कर रहा है ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। क्लियर है? तो हम लोग को ये चीज रिवाइज करना है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉपी कर लो इसको। देखो 3 बात है जो हम लोग को ध्यान रखना है। पहला, व्हेन AP rises, MP also rises at a faster rate, यानी कि MP is above AP स्टेज 1 में। फिर स्टेज 2 में व्हेन AP is maximum, when AP is maximum, MP will be equal to AP। देखो ना ग्राफ में थोड़ा मेरा गंदा हो गया, तुम लोग टेंशन मत लेना, तुम लोग बुक का ग्राफ को अच्छे से रेफर, उस ग्राफ के नीचे लिख दो रेफर बुक्स ग्राफ फॉर बेटर डिटेल। ये इसको यहां पे टच करेगा, ठीक है। और तीसरा बात, व्हेन AP फॉल्स, MP also falls but at a faster rate। MP will be less than AP। वेरी इंपॉर्टेंट बात जिसका MCQ आया, MP कर्व किस केस में? शॉर्ट रन लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में MP कर्व मस्ट कट AP where AP is highest। ठीक है, let us see from the book। देखो पेज नंबर 3.19 CA वाले बुक में, देखो हम जो बोले थे ऐसा ग्राफ बना है ना, एट एन इंक्रीजिंग रिटर्न, फिर स्टेज 2 में एट अ डिक्रीजिंग रिटर्न, और स्टेज 3 में फॉलिंग। तो ये बात तो सही है। दूसरा, AP जो है वो MP को नीचे से काटा, और जब AP मैक्सिमम हो, देखो यहां से गिर रहा है, तब MP फॉल होना शुरू हो गया। ठीक है, तो यही सब बात है जो हम लोग को थोड़ा ध्यान देना है। बिलीव मी, पता नहीं क्यों इंस्टीट्यूट को ना ये बड़ा पसंद है ये सब सवाल ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, कि AP ऊपर कब रहता है, तो AP ऊपर सेकंड स्टेज में रहता है, जब MP विल बी इक्वल टू AP उसके बाद। तो ये सब चीज के ऊपर खुद को तुम लोगों को प्रिपेयर करना होगा। सवाल घुमा के दे सकता है, हम जब टेस्ट लेंगे हम भी देंगे। ठीक है, तो अगर ये फोटो दिमाग में छप गया, मेरा एग्जाम्पल दिमाग में छप गया, तो आंसर निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इट विल बी इम्पॉसिबल कि तुम गलत आंसर निकालो, सही आंसर ही आएगा। ठीक है, लिखो, डबल एरो दिए हैं तो तुम लोग भी डबल एरो देना, मतलब डबल लाइन देके एरो देना। द लॉ ऑपरेट्स इन 3 स्टेजेस। द लॉ ऑपरेट्स इन 3 स्टेजेस।
स्टेज 1 लॉ ऑफ कौन सा रिटर्न है स्टेज 1 में? इंक्रीजिंग रिटर्न है भैया। इसमें लिखेंगे ऐसा क्यों होता है बताओ तो? स्टेज 1 में क्या होता है? इसमें टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। क्यों? क्यों? बिकॉज, बुद्धि लगाओ, फिक्स्ड फैक्टर क्या था? कढ़ाई, चूल्हा। वेरिएबल फैक्टर क्या था? लेबर। स्टेज 1 में क्या ज्यादा है? फिक्स्ड फैक्टर ज्यादा है, मतलब कैपेसिटी बाकी है तो बढ़ते जाएगा रिटर्न, है ना? बिकॉज फिक्स्ड फैक्टर, लिख दो हिंदी में चूल्हा, ब्रैकेट में लिखना, ठीक है, इज ग्रेटर देन वेरिएबल फैक्टर, यानी कि लेबर, रिजल्टिंग इन अनयूज्ड कैपेसिटी। ठीक है? सिंपल वर्ड में, इन दिस स्टेज with every unit of increase in input resulting in unused capacity. दूसरा पॉइंट, इन दिस स्टेज with every unit of increase in input comma output increases at a faster rate. इसके बाद स्टेज 2, कौन सा हो रहा है इसमें? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इन दिस स्टेज with increase in input TP rises but at a diminishing rate. Because, बोलो क्या होता है इसमें? वेरिएबल फैक्टर is greater than fixed factor. नंबर ऑफ चूल्हा बहुत कम पड़ गया। ठीक है? स्टेज 3, लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। इसमें क्या हुआ? इन दिस स्टेज the TP declines, comma AP decreases and
MP becomes less than 0, मतलब नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। बिकॉज क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वेरिएबल फैक्टर, एक्सेसिव वेरिएबल फैक्टर, मतलब ओवर क्राउडिंग हो जाता है। फिर डबल एरो देखिए, स्टेज ऑफ ऑपरेशन अ रैशनल कंज्यूमर will never operate in। कौन कौन सा स्टेज में रैशनल कंज्यूमर ऑपरेट नहीं करेगा? 1 2 3 में से 3 में नहीं करेगा। अच्छा 1 में करेगा? तुमको पता है कि तुम और पूरी बना सकता है, तुम रुक जाएगा 1 में, तो ही विल नेवर ऑपरेट इन 1 and 3 ड्यू टू लेस और नेगेटिव रिटर्न। So the stage of operation is stage क्लियर है? 3 स्टेजेस था, 1 2 3। टोटल प्रोडक्ट स्टेज 1 में क्या हुआ? राइज किया। स्टेज 2 में राइज कर रहा है, और स्टेज 3 में तुम लोग से जवाब पूछ रहे हैं हम, कॉपी कर लो, फिर तुम लोग मेरे को मदद करेगा। 3 अलग अलग स्टेजेस ऑफ ऑपरेशन सीखे हम लोग। पहला स्टेज में क्या हो रहा है? टोटल प्रोडक्ट। दूसरा स्टेज में भी। थर्ड स्टेज में जरा बताओ, मार्जिनल प्रोडक्ट स्टेज 1 में क्या हो रहा है? स्टेज 2 में, स्टेज 3 में नेगेटिव है इनफैक्ट। और एवरेज प्रोडक्ट स्टेज 1 में क्या कर रहा है? स्टेज 2 में, स्टेज 3 में। तो स्टेज 1 का रीजन क्या था? फिक्स्ड फैक्टर वाज ग्रेटर देन वेरिएबल फैक्टर। दूसरा में क्या हुआ? फिक्स्ड फैक्टर बिकम लेस देन वेरिएबल फैक्टर। और तीसरा में एक्सेसिव वेरिएबल। ये टेबल पूरा कहानी को आसान कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास तुम लोग इसको पढ़ के आएगा, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का वीडियो देखकर आएगा। ठीक है, और सैटरडे को टेस्ट है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर करना शुरू कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।